एक बार वापस से छोटा सा रिवीजन करते हैं जो कि सबके काम आ जाएगा। टॉपिक था हमारा कार्य, नेक्स्ट ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, देखो कार्य मतलब क्या है, W यानी कि वर्क। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, W से। ठीक है, कार्य क्या होता है, कार्य मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वर्क के इक्वल होता है। हाँ। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु को बल दिया जा रहा है या किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, कुछ दूरी तय करेगा, यानी कि ये वस्तु कहाँ आ जाएगी, कसक करके यहाँ आ जाएगी, यानी कि वस्तु का यहाँ से यहाँ आना क्या कहला गया, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। हाँ। राइट, इसको क्या दिया गया, बल यानी कि फोर्स। राइट, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या होता है, वर्क कब होगा, वर्क जब फोर्स देने पर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको क्या कहेगा साइंटिस्ट, वर्क कहेगा। डन। यदि इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होती है तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ। राइट, जैसे कि तुम कह रहे हो कि सर हम दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट आ रहा है भैया 10 नंबर का, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है क्या यहाँ पर। ठीक है, बल लगाओ छोटा सा, 1 घंटे पढ़ो लेकिन रिजल्ट आ रहा है 90%। देखो बल भी लगा चाहे कम लगा लेकिन रिजल्ट भी आया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, क्लास परिवर्तित हुई नहीं हुई। यदि 9th का 9th में ही रह गए तो क्या रह गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट गायब, यानी कि वर्क नहीं हुआ चाहे तुम कितने ही पढ़े हो। समझ में आया नहीं आया, कहने का मतलब क्या है बेटा, वैज्ञानिक कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो विस्थापित नहीं होती है तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, 0। यदि कार्य का कोई मान होगा तो वो बल और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल ही होगा, दोनों में से एक भी गायब हुआ, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0। तुम नहीं पढ़ोगे, बल नहीं लगाओगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0। तुमने बल लगाया, 100% पढ़ाई करी 24 घंटे लेकिन क्लास बदली नहीं, रिजल्ट नहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तब भी आंसर 0। समझ में आया। तो काम कब होता है, जब बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसी वस्तु के ऊपर अप्लाई होते हैं। क्लियर हो गया, ये हमारा वर्क था। हाँ। अब वर्क के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि वर्क इक्वल्स टू F इंटू डी। जब किसी का सूत्र बनता है तो उसका क्या होता है बेटा, मात्रक भी होता है। राइट, बल को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन के अंदर, और दूरी को किस में, विस्थापन को किस में करते हैं अपन, मीटर में। तो हम W का मात्रक यानी कि वर्क का मात्रक न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं या जूल भी बोल सकते हैं। ये वर्क की इकाई है, मात्रक। जूल बोलो या न्यूटन इंटू मीटर बोलो, कोई डाउट। ओके, इसका यदि हम कोई बड़ी इकाई लेते हैं तो बड़ी इकाई क्या होती है, किलो जूल। क्या होती है, किलो जूल। यदि काम को बड़े लेवल पे नापा जाएगा तो किलो जूल के अंदर इसको मेजर कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हमने पढ़ी थी 1 जूल कार्य की डेफिनेशन। अब 1 जूल कार्य क्या होगा भैया, हमें पता है कार्य बराबर होता है D इंटू एफ या F इंटू डी। यदि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो और फोर्स भी 1 न्यूटन हो तो 1 इंटू 1 जा 1, तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल। समझ में आया। तो 1 जूल क्या होता है बेटा, जब किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वो 1 मीटर दूरी तय करती है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ये हमने पढ़ा। कोई डाउट है यहाँ पर किसी भी प्रकार का? अब देखते हैं हम कार्य कैसा कैसा हो सकता है। हमने बोला कि वर्क इक्वल्स टू F इंटू डी। राइट, देखो वर्क जो है वो क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव हो सकता है। कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, धनात्मक होगा। कैसे होगा, जब F और D दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये कैसे देखेंगे हम, जब उसके कागज में, जब बल फोर्स यदि इधर जा रहा है तो वस्तु कसकनी भी किधर चाहिए, इधर। हाँ। विस्थापित भी किधर ही होगी, इधर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की दिशा एक ही होती है।
ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की दिशा क्या होती है बेटा, एक ही होती है। तो किया गया कार्य जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। धनात्मक। समझ में आया नहीं आया? डन। ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं, ऋणात्मक भी हो सकता है। वर्क बराबर ऋणात्मक कब होता है, जब वो उसके अपोजिट साइड में वो विस्थापन होता है। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पुल पे गए, पुल पर यहाँ पर क्या हो गया, एक गाड़ी चल रही है, पंचर हो गई। हाँ पंचर हो गई, गाड़ी को ऊपर लेके जाना है हमें, ठीक है। तो हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में, लेकिन गाड़ी ढलान की वजह से कहाँ आ रही है, नीचे। यानी विस्थापित कहाँ हो रही है, नीचे। फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, अपोजिट। थर्ड लॉ मेंशन लगाएंगे इसमें। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यानी कि दिशा क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, विपरीत हो जाता है, तब किया गया कार्य कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। हमने यहां पर देखा कार्य का समीकरण, कार्य का समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, वही तो पूछ रहा हूं, बता। सर मैं तो नहीं बता रही, बताया था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा ना इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब देखो, इक्वेशन को हम जनरली मैथ्स में कैसे पढ़ रहे थे, जहां पर भी क्या हो, दो हिस्से हो जाए, LHS और RHS हो जाए, यानी कि दो हिस्से हो जाए, या फिर बीच में क्या हो जाए, इक्वल का साइन आ जाए, या कोई एरो लग जाए, यानी कि इधर और इधर के बीच में। अभी क्रिया जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या होता है, दो क्रियाकारक मिलकर के एरो की तरफ, इधर की तरफ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, उत्पाद बनाते हैं। तो एरो लगने पर भी दो हिस्से होंगे, इक्वल होने पे भी दो हिस्से होंगे, या LHS RHS होगा तब भी उसको समीकरण बोल रहे थे, राइट। तो यहाँ पर वैसे समीकरण की क्या समीकरण होगी कि कोई भी कार्य जो है वो किस प्रकार से या किन किन के मिलने से, या प्लस होने से, माइनस होने से, या इंटू होने से हो रहा है, राइट। देखो हम मोल का हमने एक एग्जांपल लिया था, यदि हम मोल की स्टेयर्स को देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, मोल की स्टेयर्स को देखते हैं जो चलती रहती है, एक्सीलरेटर है ना। तो वो कैसे होती है, जैसे यहां पर हम खड़े होते हैं तो वो कहां आती है, नीचे, फिर यहां आकर के वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, वो कहां चली जाती है, इधर, और इधर से होती हुई वापस से भाई साहब कहां पहुंच जाती है, इधर, राइट। तो जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल इस दिशा में लगा, तो वस्तु कहां रिप्लेस होगी, इस दिशा में। जैसे कि ये स्टेयर यहां आई और यहां से कहां चली गई, इधर। तो बल कहां से लगा था, यहां से, जब आप लोग खड़े हुए थे आपके वजन से ये नीचे आई। तो क्या हुआ, बल जब इस दिशा में लगाया गया तो ये वस्तु यहां से कहां पर डिस्प्लेस हो गई, यहां पर। तो वस्तु यहां से यहां आना क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। देखो जब यहां पे बल लगाया गया था, हाँ। तो बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ना कोई कोण यानी कि एंगल बन रहा है, हाँ। तो यहां पर ये थीटा बना, मान लो, ठीक है। अब यदि यहां पर मैं एक लंब डाल दूं, परपेंडिकुलर डाले तो एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और ट्राइंगल के ऊपर लगता है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा। हमारा हमने पढ़ रखा है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और हिंदी मीडियम के अंदर हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, राइट। तो साइन, कोस और टेन। अब देखो यहां पर ये जो एंगल है वो किस किस के बीच में है, ये हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये क्या है हमारा बेस यानी कि आधार। तो कर्ण और आधार कहां देखने को मिल रहा है, ये रहा तुम्हारा कर्ण और ये रहा हमारा आधार, यानी कि कोस के अंदर B और H, बद्री प्रसाद और हरि हरि बोल, ये किसको मिल रहा है, कोस को। तो इस थीटा का नाम क्या देंगे हम, कोस थीटा। समझ में आया नहीं आया, पल्ले बड़ा कुछ, ये कोस थीटा कहां से आया, डन। तो देखो जब वस्तु यहां से यहां आई और यहां से यहां गई, बल लगाया गया इस दिशा में, ये वस्तु यहां पर डिस्प्लेस हो गई। देखो किया गया कार्य क्या है, फोर्स भी है जिसने काम किया, डिस्प्लेसमेंट भी है, वस्तु कसक गई, विस्थापित हो गई, लेकिन बीच में किस कोण से विस्थापित हो रही है, कोस थीटा से, तो इनटू
कोस थीटा। ठीक है। तो यदि हम कार्य का समीकरण देखते हैं तो कार्य का समीकरण बराबर क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा। क्या हो जाएगा, W बराबर एफ डी कोस थीटा के इक्वल होता है, राइट। और यदि इसके बेसिस पे किए गए कार्य को हम मेजर करें तो 3 तरीके से देख सकते हैं। कौन कौन सा तरीका, जो W है वो भैया पॉजिटिव हो सकता है, हाँ। लेकिन किसके आधार पर बेटा, एफ और डी के आधार पर तो हमने पहले देख लिया था, प्लस माइनस हो सकता है। अब यहाँ पर थीटा के आधार पर देखेंगे हम, ठीक है ना। देखो यदि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए तो पॉजिटिव वर्क होगा, राइट। यदि कोस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो तुम्हारा जो किया गया कार्य वो क्या होगा, माइनस होगा। और यदि कोस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 का जो वैल्यू है वो कितना होता है, -0। और यहाँ पर 0 रखूंगा इसकी जगह, कोस 90 का मतलब 0। यदि कोस थीटा की जगह हमने 0 रखा तो 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर, 0। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट, डन। आगे बढ़े। 80 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर यदि -1 रखूंगा तो -1 को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, आएगा नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस। कोई डाउट है, डन, क्लियर हुआ यहाँ तक। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, या -1, ये 1 और ये 0। इसलिए इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कोस थीटा 0 डिग्री पे होगा तो आंसर पॉजिटिव, किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। यदि 180 डिग्री होगा तो किया गया कार्य नेगेटिव होगा। और यदि 90 डिग्री का कोण पे डिस्प्लेसमेंट होगा, वस्तु डिस्प्लेस होगी 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस कंडीशन में हमारा किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर है। तो किया गया कार्य हम 2 तरीके से देखा, कैसा, एफ और डी के बेसिस पे और थीटा के बेसिस पे। कोई डाउट।